8 जून 1948 में एयर इंडिया ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान ली थी मुंबई से लंदन तक। अभी उस घटना को 75 साल पूरे हो गए, लेकिन एयर इंडिया का इतिहास जो है वो 90 साल से भी अधिक पुराना है। एयर इंडिया जो एक समय पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एयरलाइंस मानी जाती थी, आज के समय की जो बेस्ट एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइन, ये भी एयर इंडिया से इंस्पिरेशन लेती थी। एयर इंडिया में वर्ल्ड क्लास लग्जरी ट्रैवल प्रोवाइड किया जाता था। एयर इंडिया का जो इंटीरियर था वो 7 स्टार होटल से भी अच्छा था। जो फूड था वो ताज होटल जैसे 5 स्टार होटल के शेफ बनाते थे। यही एयर इंडिया एक समय पे पैलेस इन द स्काई कहलाता था। लेकिन बाद में एयर इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी एयरलाइन जो दुनिया के एयरलाइंस के लिए इंस्पिरेशन थी, भारी नुकसान में जाती गई। इतना नुकसान में जाती गई कि हर दिन भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। आगे इतना मैसिव लॉसेस एयर इंडिया में हुआ कि एयर इंडिया सरकार ने सोचा कि बंद कर देना चाहिए, लेकिन फाइनली इसको प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया गया। जब कभी भी अपने देश में ऐसी नेशनलाइज कंपनी प्राइवेट किया जाता है या प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो उस समय पे गवर्नमेंट को लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ अलग हुआ। जैसे ही टाटा ग्रुप ने इस एयर इंडिया को खरीदा, लोग जो है वो खुश हो गए और फाइनली कहा कि महाराजा की घर वापसी हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया जो है पहले टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, लेकिन ये एयरलाइन आजादी के बाद जो है वो सरकार ने टाटा से छीन ली थी। लेकिन आज फिर से यही एयरलाइन जो है वो टाटा के पास वापस आ गई है। क्या है आखिरकार इस टाटा एयरलाइंस, मतलब आज के एयर इंडिया का रोमांचक इतिहास, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो, मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। माई सेल्फ जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। देखिए, एयर इंडिया का इतिहास सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के एविएशन इंडस्ट्री के लिए और साथ ही साथ भारत के आम नागरिकों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे पहले 1903 में हवाई जहाज उड़ाया गया राइट ब्रदर्स के द्वारा। उसके बाद 1911 में अपने देश में भी हवाई जहाज उड़ाया गया हेनरी पिकॉट के द्वारा, जिन्होंने इलाहाबाद से लेकर नैनी तक 15 मिनट का एयर ट्रैवल किया था, जिसमें उन्होंने चिट्ठियां लेके गए थे कुंभ मेले के लिए। उसी समय में फ्रांस में एक लड़का जो है वो पढ़ाई करने के लिए गया था। जिस उम्र में लड़के चिड़िया उड़ ये गेम खेलते, उस उम्र में एक क्रांतिकारी लड़का जो है हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था। जी हाँ, इस लड़के का नाम है JRD टाटा, जमशेद जी रतन जी दादा भाई टाटा। इस लड़के में हवाई जहाज उड़ाने का इतना जुनून था, इतना पैशन था कि JRD ने बचपन में ही सोच लिया कि मुझे बड़ा होके पायलट बनना है। फिर JRD के इसी जुनून को पंख मिला जब बॉम्बे में उस समय पे फ्लाइंग क्लब की शुरुआत हुई। फ्लाइंग क्लब में एक कंपटीशन था कि मुंबई से इंग्लैंड तक हवाई जहाज उड़ाना था और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे एविएशन का लाइसेंस दिया जाएगा, कमर्शियल लाइसेंस भी दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस फ्लाइंग क्लब में रजिस्ट्रेशन किया, कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन जीता एक ही बंदा जिसका नाम था JRD टाटा। और 10 फरवरी 1929 में JRD टाटा अपने देश के पहले पायलट बने। जी हाँ, He was the first pilot of India। और बाद में उन्हें कमर्शियल फ्लाइट का भी लाइसेंस दिया गया। लेकिन JRD की जो मनोकामना थी वो सिर्फ पायलट बनने की फिर नहीं रही। उनकी ये इच्छा थी कि भारत का हर आम नागरिक जो है वो हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज में बैठ के ट्रैवल करे, वो भी आसमान में उड़े। मतलब देश के हर इंसान को JRD टाटा जो है वो आसमान में उड़ाना चाहते थे, हर लोगों को वो एक्सपीरियंस कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि डोमेस्टिक फ्लाइट की शुरुआत अपने देश में की जाए। 1930 की यह बात थी, लेकिन उस समय पे ये चीजें इतनी आसान नहीं थी क्योंकि अपने देश में उस समय ब्रिटिश राज चलता था, अंग्रेज सरकार का राज चलता था और अंग्रेज सरकार इस चीजों के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन JRD टाटा रुके नहीं, उन्होंने बार बार अंग्रेज सरकार से जो है वो रिक्वेस्ट किया, लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखा कि हमारे देश में मतलब भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो शुरू किया जाए और आम नागरिकों के लिए भी ये सर्विस शुरू की जाए। उस समय पे टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे दोराबजी टाटा, उनका थोड़ा रुतबा था सरकार में। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वहां पे उनका कहना भी रिजेक्ट कर दिया। बाद में दोराब जी ने कहा कि हमें आपके तरफ से कोई पैसा या सब्सिडी नहीं चाहिए, बल्कि हम सब हमारे पैसे से ये शुरू करेंगे और आपको ये सर्विस जो है फ्री में डोनेट कर देंगे। क्योंकि ये टाटा फैमिली थी, ये देश के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए उस समय पे भी तैयार थी और आज भी टाटा वही करती है। उन्होंने आम नागरिकों का सपना पूरा करने के लिए आम नागरिक जो है वो हवाई जहाज में बैठे ट्रैवल करे,
इसके लिए जो है वो टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। फिर 15 अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के पहले फ्लाइट ने उड़ान ली कराची से लेके बॉम्बे तक, और इस हवाई जहाज को उड़ा रहे थे हमारे जीआरडी टाटा। आगे जाके यही टाटा एयरलाइंस जो है वो एयर इंडिया बनी। उसी साल टाटा एयरलाइंस ने जो पूरे देश में जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवल शुरू कर दिया। कराची से लेके अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेके बॉम्बे, बॉम्बे से लेके हैदराबाद, और हैदराबाद से लेके मद्रास, मतलब आज का चेन्नई। ये रूटीन पे डेली बेसिस पे उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की। उस समय पे बॉम्बे से लेके मद्रास की जो रिटर्न टिकट थी वो थी 256 रुपीज। जी हाँ, 256 रुपए में उस समय पे लोग बॉम्बे से लेके मद्रास तक रिटर्न ट्रैवल करते थे टाटा एयरलाइंस में। टाटा एयरलाइंस इतनी बुलंदियों को छू रही थी, इतनी सक्सेसफुली आगे जा रही थी। 1936 में टाटा एयरलाइंस का जो नेट प्रॉफिट था वो 60,000 था। फिर जेआरडी टाटा ने जो है सर्विसेज में इतना इनहैंसमेंट लाया, इतना लग्जरी और क्वालिटी सर्विस लोगों को प्रोवाइड किया कि अगले ही साल 1937 में टाटा एयरलाइंस का जो नेट प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपए हुआ। 1939 तक ये सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। टाटा एयरलाइंस भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे और साथ ही साथ सारे लोगों को अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और दुनिया के सारे एयरलाइंस पे बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा, जिसमें टाटा एयरलाइंस भी था शामिल। लेकिन धीरे धीरे टाटा एयरलाइंस की सर्विसेज इंडिया डोमेस्टिक में शुरू हुई थी। फिर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1946 में यही टाटा एयरलाइंस जो इसका रीनेम किया गया, नाम बदला गया और नाम रखा गया एयर इंडिया। फिर 1948 में एयर इंडिया को पब्लिक लिमिटेड बना दिया गया, मतलब हर कोई भारतीय आम इंसान जो है वो एयर इंडिया के शेयर खरीद सकता था। इसी 1948 में फिर एयर इंडिया के 49% शेयर जो है वो भारत सरकार ने खरीद लिए। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इसी 48 में एयर इंडिया इंटरनेशनल की भी शुरुआत की गई और 8 जून 1948 में मुंबई से लंदन तक का पहला फ्लाइट जो है वो एयर इंडिया का उड़ाया गया, जिसमें जेआरडी टाटा के साथ कई बड़े बड़े लोग शामिल थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भारत आजाद होने के बाद 1953 में पंडित नेहरू ने एक एक्ट पास किया, इंडियन एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953। और वो एक्ट पास होते जितने भी इंडियन एयरलाइंस थे, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी एयरलाइन कंपनी थे, उसको नेशनलाइज किया गया, जिसमें एयर इंडिया डोमेस्टिक और एयर इंडिया इंटरनेशनल ये दोनों शामिल थे। और जेआरडी टाटा को ये बहुत बड़ा झटका था। उनको ऐसे लगा कि पंडित जी ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि एयर इंडिया ये सिर्फ कंपनी नहीं थी जेआरडी के लिए। एयर इंडिया एक इमोशन था, एयर इंडिया एक पैशन था। एयर इंडिया के साथ जो वो अपने तन मन भाव से जुड़े हुए थे। लेकिन अचानक से इस कंपनी को नेशनलाइज किया गया और जेआरडी के हाथ से वो कंपनी सरकार के हाथ में चली गई। ये बहुत दुखद घटना थी जेआरडी के लिए, क्योंकि जेआरडी टाटा जो है वो पंडित जी के काफी अच्छे दोस्त भी थे। जेआरडी ने बहुत ट्राई किया पंडित जी को ये बताने के लिए, ऐसा मत कीजिए, एयर इंडिया को नेशनलाइज मत कीजिए। ये मैं कई सालों से ये सपना यहां तक लेके आया हूं, आगे मुझे और इसको बड़ा बनाना है। लेकिन पंडित जी से जब भी कभी जेआरडी बात करने जाते तो पंडित जी अपना मुंह फेर लेते। Of industries, the way it is done, those considerations made me opposed to nationalization of industries. They're quite accepting the fact that some industries or some activities must be. And then I would try to bring the conversation to economics, nationalization, bureaucracy. He was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. The moment I began something like that, he turned around and looked out of the window. And I got the message. लेकिन पंडित जी को भी ये बात पता थी कि एयर इंडिया या एयर इंडिया इंटरनेशनल हम जेआरडी के अलावा चला नहीं सकते। तो उन्होंने एयर इंडिया इंटरनेशनल का चेयरमैन और एयर इंडिया डोमेस्टिक का डायरेक्टर, ये दोनों पद जो है वो जेआरडी टाटा को संभालने के लिए कहा। देखिए, खुद की कंपनी अपने हाथ से चली गई, जो इमोशनली शुरू की गई थी, एक सपना था, एक पैशन था, एक जुनून था। इसी के चलते जेआरडी ने इन पदों का स्वीकार किया और पूरे ऑनेस्टी के साथ जो है वो एयर इंडिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के लिए वो काम करते रहे। वर्ल्ड क्लास लग्जरी ट्रैवल के लिए जानी जाती थी एयर इंडिया। इतना इनहैंसमेंट जेआरडी ने उनके बाद उसमें लाया कि 1960-70 तक एयर इंडिया जो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में रिप्रेजेंट करने लग गए। ये एयर इंडिया के सर्विसेज के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव थे और इतना ज्यादा ख्याल रखते थे कि कहीं पे अगर उनको गंदगी नजर आ गई तो खुद जाके वो साफ करते थे, किसी को बताते नहीं थे। इतना ज्यादा प्यार उनको एयर
इंडिया के लिए और इंडियन एयरलाइंस के लिए था। और जेआरडी टाटा के इसी पैशन, इसी जुनून की वजह से यही एयर इंडिया का महाराजा जो है वो भारत का पूरा कल्चर पूरे दुनिया में लेके जाता। इतना बड़ा ये महाराजा, इतना बड़ा शान इंडिया का, इतने बड़े नुकसान में गया कैसे? पिछले 20-30 सालों में फिर एयर इंडिया इतने ज्यादा नुकसान में गया कैसे कि हर दिन 10 से 15 करोड़ का नुकसान एयर इंडिया को उठाना पड़ा। उसके दो सबसे बड़े रीजन थे, पहला मैनेजमेंट और दूसरा कंपटीशन। 1990 के बाद जो है ये देश के दरवाजे सबके लिए खुले कर दिए गए और उस समय पे कई ऐसे इंटरनेशनल जो एयरलाइंस कंपनी थी वो भारत में कंपटीशन देने के लिए आ गए। लेकिन जो एयर इंडिया का मैनेजमेंट था वो 1970s के बाद बदलना शुरू हो गया। जेआरडी यहां से हट गए और अलग अलग पॉलिटिशियन और सरकारी बाबू के हाथ में जो है ये कंपनी चली गई। और जिन सर्विस के लिए एयर इंडिया जानी जाती थी, जो सर्विसेज एयर इंडिया में मिलते थे, जो लग्जरी ट्रैवलिंग एयर इंडिया में मिलती थी, वो जेआरडी के बाद जो मैनेजमेंट आई वो मेंटेन करना पाई और अच्छे खासे कंपटीशन फिर एयर इंडिया को मिलते गए। बाकी के जो एयरलाइंस है वो सर्विसेज, क्योंकि वो सीखे थे एयर इंडिया से ही और वो एयर इंडिया को ही कंपटीशन देने लग गए और अच्छा सर्विसेज बाकी कॉम्पिटिटर एयरलाइंस प्रोवाइड करने लग गए और लोग जो है फिर एयर इंडिया छोड़ के बाकी एयरलाइंस में ट्रैवल करने लग गए। यही एयर इंडिया जो है वो वीक मैनेजमेंट की वजह से आज जमीन पे उतर गया। इतना भारी नुकसान दिन ब दिन होने लग गया कि आगे जाके इसे बंद करने की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर से यही टाटा ग्रुप के रतन टाटा जो है वो आगे आए देश की इसी शान को बचाने के लिए और उन्होंने भारी नुकसान उठाते हुए एयर इंडिया को परचेस किया और उस समय सबने कहा कि फाइनली महाराजा की घर वापसी हो गई। एयर इंडिया जो इतना भारी मैसिव लॉसेस में चल रहा था, सरकार को हर दिन करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा था, उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार थी। सबसे पहले तो गलत डिसीजन सरकार ने लिया एयर इंडिया को नेशनलाइज कराने का। नेशनलाइज एयर इंडिया को कराना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एयर इंडिया की शुरुआत जो की थी वो की थी जेआरडी टाटा ने। एंड जेआरडी टाटा ये हिंदुस्तान के पहले पायलट थे। उनको पता था कि कौन सा एरोप्लेन खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है, कौन से इंटरनेशनल रूट पे फ्लाइट शुरू करनी है, कौन से डोमेस्टिक रूट पे फ्लाइट शुरू करनी है और कहां पे बंद करनी है। लेकिन सरकार ने इस एयर इंडिया को सरकारी बना दिया और सरकारी पॉलिटिशियन और सरकारी बाबू के हाथ में दे दिया जिनको ऑटो चलाने का भी नॉलेज नहीं था। और आखिरकार फिर एयर इंडिया की हालत होनी ही थी। एयर इंडिया जो एक समय पे टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, फिर से वही एयर इंडिया टाटा के हाथ में चली गई। अब यही महाराजा जो है आने वाले समय में और बुलंदियों को छुएगा, फिर से पैलेस इन द स्काई कहलाएगा, क्योंकि अब एयर इंडिया टाटा उड़ाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।